गुज़श्ता रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स जारी हैं, जहां PTI के सोशल मीडिया सर्कल्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद की जा रही है। वहीं PTI की सफों में भी नई बहस छिड़ गई है। सीज फायर की अपील पर जहां बैरिस्टर गौहर को अपनी पार्टी के ट्रोल्स का सामना है, वहीं बानी PTI की फौज मुखालिफ पॉलिसी ने पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया है। सोने पर सुहागा KP हुकूमत की जानिब से सूबे में दर्ज सानिया है 9 मई के मुल्जिमान को क्लीन चिट देने का ऐलान जाहिर करता है कि मामलात किस नहज तक पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर एक बार फिर कशीदगी के बादल मंडला रहे हैं। तालिबान की रिजीम की हट धर्मी के बाइस तकरीबन 2 माह की बंदिश के बाइस अफगान अवाम शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। क्या तालिबान रिजीम अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किसी नए एडवेंचर को अफोर्ड कर सकती है? इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात कल की बात से जुड़ी है। सही है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धमाकेदार, धुआंधार, ऐसे लगा अब कुछ भी नहीं बचा बाकी। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चले वो अब तक जारी हैं। गेट वेल सून, जहनी बीमार, ये टॉप ट्रेंड्स में रहा। ऐसे लताड़ा गया और ऐसे ऐसे स्टेटस मैंने देखे कि बात माई बाप तक जा रही है, यानी कि नस्लों तक, कोई किसी को नहीं बख्श रहा। लेकिन उसमें एक ठंडी हवा का झोंका, या समझें कि मुसालहत की कोशिशों में हमें बड़ा अच्छा लगा जब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से बहुत अच्छा एक इजहार किया गया कि वो अफवाज हमारी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, और ये कहा कि फ़िरक़ैन को डी-एस्केलेट करना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, स्पेस देनी होगी, और इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं कि अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। तो जब बैरिस्टर गौहर ने ये बात की तो जो PTI के हार्ड हिटर्स हैं वो उनको पसंद नहीं आई, बात नहीं आई, और उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो सेठी साहब, जो की डिस्कशंस हैं, जो सवाल इस वक्त किए जा रहे हैं, एक तो ये कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और ऐसी होनी चाहिए थी, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल क्या होना चाहिए था? गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें काफ़ी अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि काफ़ी, जैसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं कि बड़ी हार्ड हिटिंग एंड फोकस्ड और पर्सनलाइज्ड किस्म की अटैक थी ऑन PTI एंड इट्स लीडर। बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई एंड सो ऑन। तो उससे दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि फाइनली, जैसे कहते हैं ना, बैक ऑफ द कैमल हैज़ बीन ब्रोकन, लास्ट स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, कि खान साहब और उनकी पार्टी काफ़ी अरसे से पर्सनल किस्म के अटैक्स ऑन आर्मी चीफ्स बाजवा साहब के ऊपर भी की थी, और फिर अब जनरल आसिम के ऊपर तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और अब ये भी पता चला है कि बातें तो इमरान खान साहब ने और भी बड़ी सख्त की थी, जो कि अलीमा खान कहती हैं कि हमने सेंसर कर दी, हमने अपनी रिस्पॉन्स में नहीं बताई, मगर ज़रूर क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है वहाँ जहाँ बातें हो रही होती हैं, तो पता तो चल ही गया होगा चीफ़ को। तो जाहिर है कि अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे किसी के ऊपर तो काउंटर अटैक भी आएगी फिर। अच्छा, मगर दो बातों की मुझे अफसोस भी है, समझ भी नहीं आती कि खान साहब तो कुछ अरसे से पर्सनल अटैक्स करते रहे, वो पहले भी करते रहे, हर सियासी लीडर के ऊपर उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए हैं। अच्छा। और सियासतदान करते भी हैं, मगर आर्मी चीफ़ के ऊपर आज तक किसी किस्म की इतनी पर्सनल अटैक्स नहीं हुई जितनी खान साहब कर रहे हैं। और उसका मकसद जो है वो एक तो खैर ज़ाती भी है, और दूसरा ये भी है, कोशिश यही है कि किसी तरीके के साथ फील्ड मार्शल साहब की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया जाए, और इंस्टीट्यूशन के अंदर से कुछ उनके ख़िलाफ़ हलचल हो। तो ये उनके तो मकसद तो बड़े क्लियर हैं। रियासत आम तौर पे प्रैक्टिस के ज़रिए अपना जो मौक़िफ़ है वो इजहार करती है। अच्छा। और अगर उनके कुछ स्पोक्समैन हैं यहाँ मीडिया में भी हैं, और फैसल वाडा साहब भी हैं, जो कि खुल के बात करते हैं और बताते हैं आपके कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा। तो उसके अलावा ISPR की तरफ से इतनी डायरेक्ट फोकस्ड
अटैक ऑन PTI एंड इमरान खान, ये इतनी कभी पहले नहीं हुई थी। DG साहब की कोई पर्सनल अटैक नहीं थी। आई थिंक ही वाज अंडर ऑर्डर्स टू टेक अ हार्ड लाइन एंड टू रिस्पॉन्ड। तो आई थिंक वो ही वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। बाकी जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो यू गेट कैरिड अवे। सियासतदान बहुत सी बातें कर जाते हैं जब वो जलसे जुलूस कर रहे होते हैं जी। और इसी तरीके के साथ जब इस किस्म की इतने इमोशनली चार्ज सब्जेक्ट हो तो लाइकलीहुड होता है कि यू विल प्रॉब्ली एंड अप सेइंग सम थिंग्स जो कि शायद बाद में आप सोचें कि शायद हमें ये नहीं कहनी चाहिए थी। राइट। बट आई थिंक द क्रिटिसिज्म जो कि उनका मेन क्रिटिसिज्म था DG साहब का वो तो जायज़ है, बट जिस अंदाज से उन्होंने कहा ये शायद वाडा साहब को ज़्यादा सूट करता था इंस्टेड ऑफ सच अ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा। बट आई थिंक मुल्क के जो हालात हैं दे आर ऑल्सो इतने पोलराइज्ड हैं, इतने पर्सनलाइज हो गए हैं, इतने सो आई थिंक इसका जो PTI का जो रिस्पॉन्स आया वो तो एक्सपेक्टेड है। वो पहले भी पर्सनल अटैक्स करते थे, अब और भी पर्सनल अटैक्स करेंगे वो। बट जो द अदर थिंग इज़ के इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने जिक्र किया कि जी PTI के चेयरमैन साहब जो हैं इस वक्त बैरिस्टर साहब, उन्होंने बड़ा सोचा समझा सीरियस और संजीदा किस्म का बयान दिया है। मगर मेरा ख्याल है उनकी अब अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। सिचुएशन दोनों के हाथ से निकलती जा रही है और उसका अब आपको धमकी तो आ रही थी। वाडा साहब कुछ अरसे से कह रहे थे अब ये होगा वो होगा, एक आध और साहब भी हैं वो भी यही कह रहे थे। तो अब तो DG साहब भी जाते जाते कह गए हैं। मुझे वो याद आया कि जिस दिन इंडिया ने हमारे एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया था तो DG साहब आए थे और आके उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन द मिडल ऑफ द नाइट और कहा था उन देखो कि ऐसी करने हैं और कह के चले गए और उसके बाद भी हमने भी काउंटर किया। तो ये उसी किस्म की बात लग रही थी कि अब कुछ फैसले हो गए हैं, इनको कहा गया गो फॉर देम। और वो गो फॉर देम जो है वो फिर आपकी उसकी इब्तदा जो है वो आपने देखा मोहसिन नकवी साहब ने कुछ कदम उठाए जी, मुलाकातें की हैं, मुलाकातें की। उसके बाद अब ये ट्रैवल बैन लग गया है और उससे पहले ट्रैवल बैन से पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि मुलाकातें अब बंद हो जाएंगी जी। तातारों ने जी, अब उन्होंने कहा था मुलाकातें नहीं, ये दो चीज़ें तो पहले हो गई थी। अब उसके बाद आज जो खबरें आई हैं वो यही है गवर्नमेंट ने जो मेन PTI के लीडर्स हैं उन सब के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, ECL पे लगा दिया, उनको डाल दिया है। अब मैं समझता हूँ वो पहले भी शायद बहुत से उनमें से ECL पे थे, मगर अब उसमें मैं हंस रहा था कि फवाद चौधरी भी आ गया उसमें और तुसी चुप हो गन्ने और बाकी तो खैर ठीक ही है जो नाम आए हैं। कुरैशी साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, उमर अयूब कहाँ है, गायब हो गया है, इधर उधर वैसे पाकिस्तान में ही है। हाँ नहीं इधर ही होंगे। फवाद चौधरी साहब जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको भी लगा दिया उसके ऊपर। शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, ये शिबली फराज साहब के ऊपर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि बड़े कमज़ोर हैं और ये तो लड़ते नहीं हैं, मगर उनको भी शामिल कर दिया गया है। शहरयार अफरीदी, उस्मान डार, अच्छा शीरी मज़ारी बेचारी चुप है, वो तो किनारा कश हो गई थी। किनारा कश हुई में अपनी पॉलिटिक्स तो उन्होंने साहिबजादी की वजह से, क्योंकि उनका जो रोल है वो साहिबजादी ने टेक ऑन कर लिया। तो उनका नाम भी आ गया, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल शौजाब, ये मतलब ये लोग, शेख रशीद साहब भी चुप ही है, किनारा कश हैं। हाँ, और फिर ताहिर सादिक, राजा बशारत, वारिस क़य्यूम नाम है इनके। तो मतलब है कि दिस इज़ द वे इट इज़। एंड मगर साथ साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फैसल वाडा साहब एज़ यूजुअल वो बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जो कि इमरान खान के हामी थे, फिर कुछ अरसे के लिए गायब हो गए, फिर उनको छोड़ दिया गया और वो फिर मुल्क से बाहर चले गए। और उस वक्त हम जैसे लोग पूछते थे ये कैसे हुआ, और तो वो कहते थे कि हम तो एस्केप कर गए यहाँ से। लंबी चौड़ी कहानियाँ बनाई किस तरीके से उन्होंने इधर गए, पहाड़ चढ़े, ये हुआ, पता ये चल रहा। वाडा साहब कह रहे हैं कि हमने उनको निकाला था और उन्होंने वादा किया था कि जाके वहाँ बात हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, PTI के खिलाफ करेंगे, और वो तो जाके मुकर गए ने, तो वो तो कुछ और ही बन गए। अब वाडा साहब थ्रेटन कर रहे हैं कि जी हमारे पास और भी बटन है, हम इनको टाइट करेंगे। तो मतलब है कि ये अब सब it's coming to a head, and I think the government crackdown तो होगा।
ओके, पहले से कैसे मुख्तलिफ होगा? हमने 9 मई भी होते देखा। हाँ, अब वो देखें ना क्रैकडाउन कैसे मुख्तलिफ होगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी खबर एक आ रही है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मई 9 में जो लोग जिनके खिलाफ FIRs हुई थी इन केपी वो हम विड्रॉ करवाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अकॉर्डिंग टू देम। मगर उधर से खबरें आ रही हैं कि सेंटर कह रहा है ऐसी की तैसी, हम चैलेंज करेंगे अगर आप विड्रॉ करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल साहब को एडवांस नोट कर दिया कि आप तैयारी करें, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो यू चैलेंज देयर विड्रॉल और इसको सख्ती करनी है। पहले हमने ये सुना था कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं लोगों को, याद है एक लॉट को पहले उन्होंने किया था जी। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसी एक्शंस लेते दिखाई देते हैं। सो अब ये मतलब है कि अब जो लोग ओपनली PTI को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक सबके ऊपर ही अब जैसे कहते हैं ना सख्ती होगी, सबको मोहतात होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। एंड वो सही है, वो कह रहे थे कि खौफ, द एलिमेंट ऑफ फियर विल बी वेरी प्रिडोमिनेंट। ये कल आपने कहा, हाँ, इन अ वे सजेस्ट किया। जैसे साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे कि फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि पीर से एक्शन शुरू हो जाएगा, और हमने देखा कि उसकी हमें कड़ियाँ अभी से नज़र आना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इख्तियार वली साहब जो नून लीग के रहनुमा, उनका कहना है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जो पहले सिचुएशन हमने देखी थी कि दस्तबरदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी सुथरे होने के लिए, क्या वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा? और वो बैरिस्टर गौहर जो हमें मोतदिल रहनुमा दिखाई देते हैं, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह किनारा कश होते दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल होते दे रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये जो रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं इनके, लाइक ये हो गए 3-4 और ऐसे लोग हैं, उनको तो किनारा कशी हो रही है उनकी। गंडापुर साहब जी खामोश से शुरू होकर वो बातें बहुत करते थे, मगर एक्चुअली रीजनेबल था जब बातें नेगोशिएशन में आते थे। अब देखना ये है कि राजा साहब इज़ अ लॉयर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी लीगलिस्टिक किस्म की ट्रेनिंग है। उनके लिए पॉलिटिकल हार्ड लाइन लेना वो लेते तो हैं हमेशा, बट उनका एक मौक़िफ़ है, एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसकी मगर ये बात तो उधर से बाहर निकल गई है जी। अब खान साहब भी उसके आउटसाइड और दूसरी तरफ भी आउटसाइड, मगर मैं तो इसलिए मैं ये देखूंगा कि ये जो करंट लीडरशिप है जो इसको दाद दी है इमरान खान साहब ने, और सलमान राजा साहब को कमेटी का बना दिया है कि जो 40 की या 30 की कमेटी थी उसको ख़त्म करके 8-10 लोग लें और हार्ड लाइन लें। अब मैं देखूंगा कि सलमान राजा साहब जैसे लोग ये अब कहाँ खड़े होंगे, ये कैसे हार्ड लाइन लेंगे, किस किस्म की। उनके ट्वीट कह रहा है कि मुस्तरब रद्द अमल सियासी हिकमत अमली नहीं है, मुस्तरब रद्द अमल वो भी नहीं देंगे इन अ वे, ही इज सेइंग सो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कि ये क्या होगा। आई थिंक इसमें कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन सब चीज़ों में, बिकॉज जो हार्ड लाइनर्स हैं वो तो अलीमा खान है, उधर से वो सुहेल अफरीदी साहब, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें, और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे, या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज़ नॉट गिवन टू अब्यूज़, ही इज़ नॉट गिवन टू, जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा उसको। सो इट्स नाउ अ डू और डाई मैच। राजा साहब विल टॉक इन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिप्लोमेटिक, वो ज़रूर बोलते वो बड़े पावर के साथ हैं, मगर वो चुन के अपने लफ्ज़ लेते हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो बड़े चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जाएगी कहाँ बात। मगर एक चीज़ इज़ वेरी क्लियर कि रियासत की तरफ से हार्ड लाइन बहुत आएगी, मगर साथ साथ ये भी है कि रियासत को अपने साथियों के साथ भी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही है कि आप चुप क्यों हैं, आप मजे ले रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये वाडा कह रहा है, फैसल वावडा साहब का ये कहना है कि अब इसकी इजाजत नहीं होगी। हाँ, मतलब है कि आप भी तो बोले, आप भी तो हमारे हिस्सेदार हैं, तो आपको भी उतनी तकलीफ है इमरान खान से जितनी हमें है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तमाशा देख रहे हैं, आप चुप करके बैठे हुए हैं, मतलब है कि आप भी तो बोले। अब वो आप भी तो बोले, उसमें मैंने देखा है कि मरियम बीबी की तरफ से हल्का सा कोई बयान आ गया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, ख्वाजा साहब की तरफ से भी आया, तारड़ साहब की तरफ से। हाँ, मगर वो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, वो तो नहीं बोलेंगे, मेरा अपना ख्याल है। वो समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को, शहबाज को बोलना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। मियाँ साहब इस किस्म की झड़पें जो है ना, वो ही डजंट कम इनटू इट, वो इज़ अ बिग वो स्टेट्समैन लाइक आदमी है, और वो नहीं ये गाली गलोच में
आएंगे वो। बट क्या वो अभी माजी में जो खबर आई कि वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई रिहाई वाई नहीं चाहते। मेरा ख्याल है पीटी नून लीग तो यही चाहती है कि अंदर ही रखो तुसी, अच्छा, जितनी देर तक असली नहीं तैयार होंगे। अच्छा। और ये तो मेरा तो ये मौका भी, इनका कोशिश है कि 3-4 साल में अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे। खान की पोजीशन ख़राब होगी, मैशत बेहतर हो जाएगी, तो शायद वी हैव अ फाइटिंग चांस। मगर अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो क्या ये जो चपकलिश है ये नून लीग को सूट करती है, जो उस तरह से दे आर नॉट टेकिंग हिम हेड ऑन, जिस तरह नहीं, दे आर टेकिंग हिम हेड ऑन। वो मसला उनका ये है कि वो जिस हद तक पॉलिटिशियंस बात कर सकते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर बातें होंगी। आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर ये सारी जो खान साहब ने जिस किस्म की बातें की हैं, वहाँ ये खड़े होकर गरजेंगे। और मेरा ख्याल है वही सही प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये बयानबाजी करना जो है, आई थिंक इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। ये वो ठीक है, जितना अता ने कर लिया या कोई और करेगा, दैट्स ओके, बट बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बैक बेंचर्स शुड स्टैंड अप। और अगर किसी ने कोई बड़ी सख्त जुबान करनी है तो बैक बेंचर्स शुड स्टैंड अप। वहाँ 8-10 सॉलिड स्पीचेस होनी चाहिए, और कम से कम लेट्स हेयर अदर पीपल। ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी खड़े होकर गरजें। और भी लोग हैं वहाँ। पीपल्स पार्टी चुप है, बिल्कुल ऐसे सांप काट गए। तो पीपल्स पार्टी बोल रहे हैं ना, बिकॉज पीपल्स पार्टी भी तो हिस्सादार है इस चीज़ का। बिलावल में भी मैंने सुना हल्की जी, बिलावल भी तनकीद करें। शर्जील मेमन साहब बहुत गर्जे बरसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमने तो कभी इस तरह की सियासत नहीं की, एंटी स्टेट और इदारों के खिलाफ हमने कभी बात नहीं की, हमने हालांकि नुकसान भी उठाया। वो सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया है वो किसी पार्टी ने नहीं। और किसी पीपल्स पार्टी के लोग ऐसी बातें करते ही नहीं है, इस किस्म की ज़ाती बातें। इसीलिए तो इट्स स्टिल अ लिबरल पार्टी। और अभी भी बाकी बातें और अपनी जगह पे जो पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, बट स्टिल वो इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते कभी भी। नून लीग की तरफ से कुछ लोग होते हैं कभी कभी वो कर जाते हैं, बाकी जो है पीपल्स पार्टी बड़े दे डोंट डू दिस। तो अब सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने बाकायदा रिस्पॉन्स उनके ट्विटर अकाउंट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे देखा। बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी हमने एक रिस्पांस देख लिया, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। प्रेस सर के बाद ये कहा गया कि जलसे में जवाब दिया जाएगा, सोर्सेज कोट कर रहे हैं। क्या कार्ड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिनका ऐलान कल हो सकता है? क्या कार्ड है उनके बेचारों के पास? असम्बलियों से इस्तीफे छोड़ दें, सेटअप, मेरा नहीं ख्याल, तहरीक का ऐलान कर दें। देखिए, अभी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, ये जो बाई इलेक्शंस हुए जी, बॉयकॉट क्यों किया आपने? 2 जगह पर लड़ा और बाकी तो जगह पार्लियामेंट को छोड़ने का तो फ़ायदा कोई नहीं। एक ही तो फोरम है जहाँ वो खड़े होके जब बात करते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी होती है, उसकी अहमियत भी बनती है। तो अगर पार्लियामेंट को ही छोड़ देंगे तो फिर और प्लेटफॉर्म अपने हाथ से गवाएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी अ बैड स्ट्रेटजी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जलसे वगैरह करेंगे और वहाँ ये धंधनाएंगे, वो पहले भी करते रहे। मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी ज़ुबान में भी और उनके रवैये में भी। आपका भी यही इंप्रेशन है? एग्जैक्टली, अता तारड़ साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने बिहेव किया NFC के मौके पर भी और टोन भी उनकी बेहतर है, तो ये खुश आइंद है। उन्होंने कहा ये फॉर्चुनेट है कि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे। सो इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन। आप देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा वो जलसा जो है, बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक दे इसी। और दूसरी बात यह है कि वो अगर लॉन्ग मार्च और इस किस्म की एजिटेशन करनी है जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाए स्टेट के साथ, फिर वो खान साहब अगर मेरा ख्याल अगर खान साहब उनको कहेंगे भी तो ये कर नहीं पाएंगे, ये लोग नहीं निकाल पाएंगे। और आई थिंक ये जो वार्निंग्स आ रही है ना वार्डा साहब की तरफ से, और अब तो डायरेक्ट भी आ गई है कि तो उसी देख लवांगे। अच्छा, तो यही है ना पैगाम। तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इनको कहेंगे भी करें और ये कोशिश भी करेंगे कि कोई करे इस किस्म की चीज़, तो आवाम नहीं निकलेगी इनके साथ। 5-10 हज़ार बंदा तो कोई बात नहीं है, मगर दे डोंट मैटर। अब फैसल वावडा साहब सियासी लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की तरफ से दबाव या क्रिटिसिज्म आ रहा है उसका मिलकर मुकाबला करें। आपको लगता है उधर दबाव आएगा कि अब आप जवाब दें? वो आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी अब प्राइम मिनिस्टर साहब, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये शायद पार्लियामेंट में आए। ओके, ये पार्लियामेंट में शायद आए, और अगर आएगा तो वो सेकेंड लेवल लीडर्स की तरफ से आएगा फ्रॉम नून लीग। PTI सॉरी पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ बिलावल ने कहा इससे आगे नहीं जाएंगे वो।
ठीक है, ऐसे में एक दरमियानी रास्ता जो बैरिस्टर गौहर ने सजेस्ट किया कि अगर आप मुलाकातों की इजाज़त दे देते हैं, जो कैद तन्हाई में मौजूद हैं, बानी पीटीआर उनकी अहलिया, उनके साथ मुलाकातों की इजाज़त दे दें तो आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा वो कुछ नॉन स्टेक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये काफ़ी अरसे से यही मौक़िफ़ है पीटीआई का, मुलाकात कराओ मुलाकात कराओ। वो मुलाकात कराते कराते तो हालात और ख़राब हो गए, इसीलिए तो मुलाकातें बंद कर दी। तो ये बैरिस्टर साहब की बात चलेगी नहीं। कहाँ जाएँ और कहाँ ना जाएं, इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स की भी बात कर रहे हैं कि उनकी काविशें जो हैं वो दरार डाल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। बैरिस्टर गौहर किस तरफ इशारा कर रहे हैं और भी बहुत से मामला। एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर जैसे कह रहे हैं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स हैं जो खटपट डालने की कोशिश करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। पता नहीं फिर वो ट्वीट्स क्या कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन मीनवाइल जो रियासत एक्शन लेने जा रही है उसी में हमने एक ताज़ा खबर सुनी है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और जो दूसरे आदिल राजब हैं उनकी हवालगी के लिए मोहसिन नकवी साहब लंदन पहुँच गए हैं। वहाँ जाके कुछ मीटिंग्स करेंगे, होम ऑफिस जाएंगे और फिर बात करेंगे। सीरियस है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लगता है आपको कामयाबी हो पाएगी? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़रूरत उनके ये छलांगा ना मारिए तो बेहतर है। बात यह है कि नकवी साहब ने तो लंदन जाना था, वहाँ पीएसएल की टीम को और गुडविल एम्बेसडर्स को साथ लेके जा रहे हैं। वहाँ पीएसएल का रोड शो है वहाँ। अच्छा। बिफोर दी 3 टीमें जो बेचनी है ना अच्छा। उससे पहले वो रोड शो है वहाँ, वो लंदन पीएसएल के साथ के लिए गए हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो मौका ढूंढेंगे और जाहिर है पीएसएल के ऊपर तो उतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं बनेगी जितनी बनेगी कि उनकी मुलाकात होम ऑफिस में वहाँ हो गई है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो पीआर के लिए या एक इम्पैक्ट के लिए वो नज़र आएगा कि वो होम ऑफिस भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं वहाँ भी। मगर बेसिकली उनका ये प्रोग्राम कुछ अरसे से था और वो पीएसएल के लिए गए थे। अच्छा चलें एजेंडे पर, लेकिन ये भी हो सकता है ये अब से 2 birds with 1 stone हो जाएगा। ओके लेकिन ये आप कह रहे हैं प्लान्ड विजिट था। ओके ठीक है, चलें अब इससे हट के कुछ तलखी के मामला जो अफ़गानिस्तान के साथ हमें एक अरसे से दरपेश हैं। दोबारा क्रॉस बॉर्डर हम अटैक्स देख रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा की गई और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई। मीनवाइल एक ख़बर आई जिस पर फ़ॉरेन ऑफिस ने तो अभी तक कंफर्म नहीं किया कि सऊदी अरब मुसालहतकार का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वहाँ हुआ क्या, बात क्या हुई, कौन वहाँ पहुँचा, तफसीलात नहीं सामने आ सकी। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फिर झटपट हुई है, खटपट हुई है, ये आप याद करें मैंने कहा था कि ये होगा मगर ये सीरियस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखना है। अच्छा। हमने स्ट्राइक्स करनी है इनसाइड ऑन कैंप्स। वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने किया है और जब वो इल्ज़ाम लगाएंगे आपने किया तो फिर उनको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो ये नहीं मानते ना कि आपने टेररिस्ट के ऊपर किया है, वो तो कहते हैं आपने हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक किया। तो इसलिए वो उनको कुछ करना पड़ेगा। जब उनको कुछ करना पड़ेगा अपने दिखाने के लिए अपने सपोर्टर्स को, तो वो बॉर्डर के ऊपर ही करेंगे और उन्होंने क्या करना है वो तो नहीं कर सकते काउंटर स्ट्राइक से। तो ये चलेगा, जब वो करेंगे तो फिर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे, फिर ये रुक जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपको खबर मिलेगी कि जनाब हमारे ड्रोन्स ने या हमारे एयरक्राफ्ट ने फिर कहीं ना कहीं टारगेटिंग की है। तो जब वो होगा तो वो फिर शॉट डालेंगे, जब वो शॉट डालेंगे तो फिर किसी न किसी बॉर्डर के ऊपर ठक ठक वो शुरू कर देंगे। हम नहीं करते, वो करते हैं, फिर हम रिस्पांस करेंगे। तो ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो तस्लीम कर लें कि ये जो TTP वाले लोग हैं इनको निकालना पड़ेगा वहाँ से, इनको ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा मुआहदा करना पड़ेगा एंड सेटलमेंट करनी पड़ेगी इस इशू को। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा। अब आपने दूसरी बात की सऊदी अरेबिया की। देखिए अभी खबर ये थी कि टर्की वाले आ रहे हैं यहाँ जी और बड़ी हाई डेलीगेशन आ रही है, हमने यही सुना था। उनके इंटेलिजेंस चीफ का बाकायदा फॉरेन ऑफिस से भी और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ भी आ रहे। अब पता चला कि वो डिले हो गई है और वो आ रहे इसलिए थे तो मीडिएट करने के लिए, क्योंकि टर्की अब कोशिश कर रहा है कि कतर जो है वो फेल हो गया है। वहाँ एक तो इजराइलीज़ ने अटैक कर दिया उनके यहाँ और वो कुछ नहीं कर सके, नेगोशिएटर्स को अटैक किया, और दूसरा ये कि वो कामयाब नहीं हुए विद तालिबान। तो टर्की ले गया था इनको अपने यहाँ इस्तांबुल, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुई, मगर टर्की समझता है कि इट हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। टर्की ने सीरिया के अंदर और इराक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और टर्की कोशिश कर रहा है
कि इट शुड बिकम अ बिग प्लेयर इन द रीजन। अर्दोगान की ये एक स्ट्रेटजी है, बड़ी एक ज़बरदस्त किताब निकली है, उसका टाइटल है अर्दोगान्स वॉर। वो एक्सप्लेन करती है कि अर्दोगान की जो ग्लोबल आउटरीच के अंदर वो इस रीजन के अंदर ही वांट्स टू बी ए बिग प्लेयर जी। तो अब टर्की ने कहा था कि हम अब ट्राई करते हैं, मगर उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम। मगर शायद ये भी बात थी जिसका जिक्र आपने किया कि तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सऊदी अरेबिया काफ़ी प्रेशर डाल सकता है अगर चाहे और पाकिस्तान, ठीक। तो इसलिए उन्होंने कोई बात करके और डेलीगेशन भेज दी वहाँ। तो यहाँ से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि शायद ये इसमें पाकिस्तान ने भी ओके की है और ये एक नया सेंटर खुल रहा है फॉर नेगोशिएशन। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अब नेगोशिएशन ख़त्म हो चुकी है, जो लोग ऑलरेडी लग रहे हैं, और आई थिंक पाकिस्तान वांट्स टर्की टू बी ए प्लेयर रादर देन सऊदी अरेबिया। और मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस, दैट्स माई फीलिंग। तो अब ये अफगान जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़ को कन्विंस किया जाए, मगर मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ जो है वो मिनिमल रोल अदा करेंगे और दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू स्टे आउट। ना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा जी हमने आना है, बात करनी है, और इसीलिए फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये आया कि हम ये जो सो कॉल्ड बात वहाँ हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द सिचुएशन है। और सरहद गर्म रख के क्या अफगानिस्तान डिलिबरेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए? जाहिर है, और मुज़ाकरात उनकी बात माने, ये नहीं कि मेज़ पे आए, बात माने उनकी। उनकी बात हम कैसे मान सकते हैं? हमारे ऊपर टेरर अटैक्स हो रही हैं, उनके टेरिटरी से हो रही हैं, तो हम उनकी बात कैसे माने? और हमने तो अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा नहीं, इतनी दफ़ा समझा दिया उनको कि ऐसे रियासत आप नहीं चला सकते, तो अगर आप चलाएंगे तो फिर यही होगा। अच्छा। मगर अब तालिबान ने शायद एक जो जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, वो ये कि हमने कोई पार्शल ट्रेड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए खोल दी है, क्योंकि यूएन एजेंसीज ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं, विंटर के लिए ब्लैंकेट्स, फूड, इस किस्म के जो आइटम्स हैं, मेडिसिन, इनको जाने दिया जाए। तो वो फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हमने कहा चलो लिमिटेड, ये तजारत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रेड, हमने लिमिटेड रीजंस के लिए वो थोड़ी सी बॉर्डर्स, 2 बॉर्डर्स खोल दिए कि यहाँ से ये ट्रक्स जा सके। अफगानिस्तान ने इसको ट्रीट ऐसे किया है जैसे कि अब पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो अब खोल रहा है ये सारा कमज़ोरी समझा। हाँ, और वो अपने लोगों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने देखे कामयाब हो गए दबाव। तो ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू लेट गो, ये बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे और ये तजारत जो है जो कि अफगानिस्तान के फ़ायदे में है और हमारे इतने फ़ायदे में नहीं है, नुकसान हमारा भी होगा इसमें, मगर आई थिंक यहाँ फैसला हो गया कि इनफ इज़ इनफ। ठीक है, तो उसके बाद और बाय द वे ये जो अफगान तालिबान लगे हुए ना जी कि जी हमने तो दूसरे रूट्स निकाल लिए हैं, हाँ, ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिए, और छड़ो यार ऑल्टरनेट रूट्स आप निकाल लिए, आपको 2 साल लग जाएंगे उस ऑल्टरनेट रूट्स को चलाते हुए, तो उतनी देर तक क्या करेंगे आप? तो ये अब इस वक्त कशमकश जारी है और कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तालिबान को कोई ना कोई कंसेशन तो देनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से। ओके, ठीक है। और इसके लिए ये कहाँ मेज़ सजेगी जहाँ पर ये मामलात हो पाएंगे? अभी तक ये सब कुछ जो है उस पर एक सवालिया निशान है। बहरहाल सरहद जो है वो बदस्तूर गर्म है और उस पर अब हम भी बरकरार है कि कैसे सीज़ फायर बरकरार रहेगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, एक और बात जो जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई वो एक बड़ी डिफरेंट खबर थी, बसंत की वापसी। एक ऐसा त्यौहार जो मनाया जाता था पंजाब में, कह लें लाहौर में स्पेसिफिकली इवेंट्स होते थे, लोग अपने घरों में ऑर्गेनाइज करते थे, बोकाटा की आवाज़ें होती थी, थ्रिल होती थी, म्यूज़िक होता था, हवाई फायरिंग की जाती थी, लेकिन उस दौरान अफसोसनाक इंसिडेंट्स भी होते थे जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी होते थे और कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट की जाती थी गला कटने की वजह से, क्योंकि डोर की क्वालिटी ऐसी होती थी जो कि ख़तरनाक थी। उसके सबब 2007 में एक पाबंदी लगी और उसके बाद उसको जब रिवाइव करने की कोशिश की गई उस पर सख्त तनकीद सामने आई। यहाँ तक कि 2024 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पे फैसलाबाद में डोर फिरी, उसकी हलाकत हुई, अफसोसनाक हलाकत, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को वहाँ ताज़ियत के लिए जाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सख्ती देखने में आई जब भी ये बात की जाती थी कि बसंत रिवाइव होनी चाहिए। इवन मार्च में पंजाब असम्बली में भी इसके खिलाफ बात की गई कि ये रिवाइव नहीं हो सकती। 1 अक्टूबर नवंबर में हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जिसमें पंजाब हुकूमत ने ये बैन उठा दिया, पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन साथ रखी है कुछ सख्त शराइत।
जिसमें बहुत कुछ है कि रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मटेरियल किस टाइप का होगा, एज लिमिट क्या होगी, फिर कैसे ट्रेस किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कहाँ से किसी ने ऐसी पतंग उड़ाई या ऐसी डोर इस्तेमाल की। ये काबिल अमल है तजावीज़? देखिए थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं कि 2007 के बाद जी नहीं हुई बसंत। जी मैं जब इंटरिम चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि कुछ रौनक होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि बसंत करवा ली जाए, मगर बहुत सी मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि बेसिकली मीडिया इसके ख़िलाफ़ था। अच्छा। दूसरा ये था कि अदालत का भी एक जजमेंट थी जिससे बड़ी सख्त कंडीशंस लगा दी थी कि जी काइट फ्लाइंग कैसे होगी और कैसे नहीं हो सकती, जो बड़ा मुश्किल था उसको टैकल करना। और तीसरा ये था कि पुलिस की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस थी कि हम नहीं रोक सकते ये जो जो डोर बनती है, जो बनाते हैं, जो स्मगलिंग होती है, इसको हमारे बस की बात नहीं है रोकना। अच्छा। और फिर ये कि सारे शहर को पुलिस करना ड्यूरिंग दैट टाइम, जहाँ लोग सड़क छतों से गिर जाते हैं या फायरिंग करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये रोक सकें इस चीज़ को। तो इस वजह से फिर हमने उसको छोड़ नहीं की। अच्छा। अबैंडन कर दिया। मगर इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हुई है और डिस्कशंस काफ़ी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जब आवाम के अंदर इतनी मायूसी हो जो आज है आजकल, तो थोड़ी सी कोई रौनक होनी ज़रूरी होती है, कोई थोड़ी शुगल हो कुछ। और फिर ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है आजकल के हालात के अंदर। डिप्रेशन हुई हुई है, रिसेशन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये सोचा गया कि इस सब्जेक्ट को एक दफ़ा फिर सोच लिया जाए। तो इस पर एक कमेटी बनी थी पिछले साल। अच्छा। कि जी इसको एग्जामिन करें इस इशू को कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो किन कंडीशंस के अंदर इसको करना चाहिए, ताकि जो तनकीद होती है वो ना हो तनकीद। तो उस कमेटी के अंदर एज इट सो हैपन्स, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी एज चीफ मिनिस्टर और फिर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कंसल्ट कर लिया जाए, तो मुझे भी इस कमेटी में डाल दिया गया था। तो मुझे पता है कि इस कमेटी के अंदर किस किस्म की डिस्कशंस हुई हैं, कितनी थरो डिस्कशंस हुई हैं, कितने स्टेक होल्डर्स थे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू पॉलिटिशियंस टू काइट फ्लायर्स एसोसिएशन टू डीसी टू मतलब एवरीवन, लॉ मिनिस्ट्री, मतलब एक 30 लोग की डिस्कशंस हुई हैं इस कमेटी के अंदर। और मियां नवाज शरीफ की भी ये कोशिश थी कि इसको बड़ी सही तरीके से इसको देखा जाए, और अगर हो सकता है तो किया जाए, नहीं हो सकता तो ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो अब ये कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि सर्टन कंडीशंस के अंदर ये हो सकती है और इसको ट्राई किया जाए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पूरे पैमाने पे नहीं, पूरी खुली छुट्टी नहीं देनी, मगर सर्टन एरियाज़ के अंदर जहाँ मॉनिटरिंग हो सकती है और डिफ़ाइन करके, और फिर कुछ कंट्रोल किया जाए डोर और ये सारा कुछ, और जो सप्लायर्स हैं एंड सो ऑन, और नज़र रखी जाए वो कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में। मेरा ख्याल है जब वक्त करीब आएगा या एंड ऑफ फरवरी या मार्च के अंदर, जो 2 डेट्स हैं इनके पास, तो उस वक्त ये डिटेल्स भी मेरा ख्याल है शाया किए जाएंगे। तो क्या किसी मुल्क के फेस्टिवल को मॉडल के तौर पर भी देखा गया उसमें? हाँ, बिकॉज देखिए तो ये तो एक फेस्टिवल होता था ना। अब हालात फेस्टिवल्स, बहुत से फेस्टिवल्स हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस या सिविल सोसाइटी कंसिडरेशंस, बहुत सी चीज़ें अब बंद होनी शुरू हो गई हैं। क्रिकेट आप देख लें, क्रिकेट के ऊपर कितनी पाबंदियाँ लगी रही हैं, बड़ी मुश्किल से हमने रिवाइव की है क्रिकेट। तो ये बसंत का भी उसी किस्म का इशू है। वहाँ टेररिज्म थी, यहाँ ये जो कानून को वायलेट करके डोर ऐसी बनाते हैं जिसकी वजह से लोगों के गले कट जाते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बसंत होती है, वहाँ भी डोर इस किस्म की बनती है, वहाँ भी मोटरसाइकिल्स और से डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ डोर, और वहाँ भी जो गरीब घरानों में जहाँ छतों से लोग गिर के मर जाते हैं, मरते हैं। तो मतलब है, बट इंडिया ने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई और बहुत पुरानी ट्रेडिशन है ये। मगर यहाँ हम थोड़ी सी वी गेट कैरिड अवे। अच्छा। हमारे यहाँ वैसे भी हथियार, आपको पता ही है कितने ज़्यादा हथियार हैं हमारी सोसाइटी में, अनलाइसेंस्ड एंड लाइसेंस्ड। यहाँ तो हर बंदा क्लैशनिकोव लेके फिर रहा है, और हम हमेशा ये कहा जाता है कि जी जिसके पास नज़र आइएगा, वो सारे पॉलिटिशियंस ने लाइसेंसेस लिए हुए हैं प्रोहिबिटेड बोर के लिए,
और जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, तो मतलब है कि यहाँ तो माहौल ही कल्चर ही बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर इस किस्म की चीज़ होगी तो फिर ये भी होगा। तो अब ये है कि ये अब करने जा रहे हैं, इट्स अ ब्रेव डिसीजन। इसके ऊपर बड़ी ऑपोजिशन है, अभी एक पिटिशन भी दायर होगी और हाई कोर्ट पे होगी, और हाई कोर्ट ने भी जो पुराना ऑर्डर है बड़े सख्ती के साथ उससे कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो अब इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ने भी इनको एडवाइस की है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और मैं ये समझता हूँ हाई कोर्ट के अंदर ये फिर बहस छिड़ जाएगी और ये फिर बातें सामने आएंगी। तो लेट्स सी अब होता क्या है, बट आई थिंक फैसला बड़ा बहादुर फैसला है, मगर ये फैसला सही फैसला है या गलत फैसला है ये बाद में ही पता चलेगा। अगर तो ये इसको कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके और इसको सैनिटाइज कर सके, तो और जो मेन क्रिटिसिज्म है वो अगर ना हो तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है। मगर अगर या तो ये शायद ना ही हो, कोई पता नहीं, और अगर होती है तो क्या ये कामयाब रहेगी इन टर्म्स ऑफ द एक्सीडेंट्स, वो नहीं होंगे, और जो ये इन्होंने इकदाम किए हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। वी हैव टू वेट एंड सी। तो ये डिबेट जो है ये भी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात देखिए, हमेशा भारी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी वो चल जाती है कभी नहीं चलती। अब जब ये क्रिकेट की वापसी का था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं, तो मुझे ये कहा गया था कि अभी आप क्रिकेट वापस मत लेके आए, यहाँ टेररिज्म है, और ये एक बम फट गया गलत जगह पे और फिर वो श्रीलंका वाली बात हो गई, तो फिर अगले 20 साल के लिए हम आउट हो जाएंगे। मगर उस वक्त मेरा ये फैसला था कि नहीं, ये अब वक्त आ गया कि हमें करना चाहिए, थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। अच्छा। और अगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो सिक्योरिटी जो है उसको टाइट कर ली जाए। वो सिक्योरिटी हमने टाइट की और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए। मगर देखिए ना, लोगों को तो फिर भी तकलीफ तो हुई ना। अब जिस तरीके से सड़कें बंद करनी पड़ती हैं सिक्योरिटी के लिए, फिर इतने कॉर्डन्स बनाने पड़ते हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि बंद करो यार ये क्रिकेट को, हमारे रोज़मर्रा की आमदरफ्त जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आधा घंटा इंतज़ार करनी पड़ती है, बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं वगैरह, चलती रहती है ये बातें। मगर इसके बावजूद ये चीज़ें अब सोसाइटी में हमें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट कि सर्टन थिंग्स अगर होंगी तो कैसे होंगी, अगर नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी। तो अब ये बसंत का भी उसी किस्म का इशू है। आई थिंक चीफ मिनिस्टर ने इज अ ब्रेव डिसीजन, बट क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, आई कांट से। चलें, प्रपोज डेट्स आ गई हैं, 14-15 फरवरी को मुमकिन तौर पर, या 21-22 मार्च को इसका इनेकाद होगा अगर बसंत हुई जैसे कि आपने कहा, क्योंकि बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, और कोशिश यही की जाएगी कि आसमान तो पतंगों से रंगीन हो लेकिन ज़मीन खून से रंगीन ना हो पाए। इसके लिए बड़े सख्त इक़दाम करने होंगे। जो प्रपोज किए गए हैं इसमें भी अभी कुछ कमी बेशी है, इसके ऊपर यकीनन काम हो रहा होगा। तो अब वो सवाल जी, वो सवाल जो व्यूअर्स ने भेजे और वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम फ़ौरन चलते हैं उमैर की तरफ। कसूर क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, एमल वली खान साहब, हाफिज मोहम्मद नईम साहब, अख्तर मेंगल साहब और सिविल और फौजी इदारे नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर नेशनल एक्शन इकोनॉमिक प्लान नहीं बना सकते? और इन तमाम हजरात को बिठाने में आप जैसे मोतबर सहाफ़ी और हामिद मीर साहब जैसे लोग, सुहेल वड़ाई साहब जैसे लोग और शामी साहब जैसे लोग और कामरान शाही साहब जैसे लोग, क्या ये अपना किरदार अदा नहीं कर सकते? इन तमाम हजरात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर देखिए हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है क्या करना है और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है उनको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ईयर प्लान के बगैर या 10 ईयर प्लान के बगैर अब मुश्किल है हालात को तब्दील करना। पहले मसला ये होता था कि जो गवर्नमेंट आती थी उसको पता ही नहीं होता था कि 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे भी नहीं बढ़ेंगे, तो उन्हें प्लान क्या बनाने थे। वो प्लान बनाते थे कि यार कोई पता नहीं कल इलेक्शन हो जाए, फिर परसों हो जाए, हम निकाले जाएं तो हम कोई ऐसी चीज़ करें कि ये टाइम पास कर लें और कोई थोड़ी बहुत आवाम को अपने साथ रखें, कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं करने। तो ये आज तक तो यही होता रहा है। मगर अब सूरत हाल ये है कि कुछ समझ आ रही है कि शायद ये सिलसिला जो है ये अगले 4 साल चले। कोई गारंटी कोई नहीं है, मगर चले। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये ऐसे ही है क्योंकि एक हाइब्रिड रजीम है और वो सेम पेज वाली बात है। और इमरान खान ने जो गलतियां की, ये जो मियाँ साहब से गलतियां हुई, वो शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे एंड सो ऑन, तो शायद ये काम चल जाए। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि ये जो सारा IMF प्रोग्राम को पहले इम्प्लीमेंट किया, अब कुछ वापसी की बातें हो रही हैं कि नहीं इससे तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा ख़तरनाक हो गया है, सरमायादारी रुक गई है, ये हो गया वो हो गया है, लोगों के ऊपर बड़ा बोझ बढ़ गया है, चलो जी टैक्स कम करें,
अभी 6 माह पहले टैक्सेस बढ़ाए हैं, मिडिल क्लास के ऊपर भी बढ़ाए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी बढ़ाए हैं, सब बढ़ा बढ़ू के तो आप बातें हो रही हैं कि नहीं नहीं इसको रिवर्स किया जाए। फिर ये था कि जी वो सोलर एनर्जी जो है वो अब वो बड़ा गड़बड़ हो गई है। पहले ये था कि सोलर को इनकरेज करना है, फिर ये था कि नहीं 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 इसके साथ तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमारे एक्सेस कैपेसिटी आ गई है ग्रिड में, तो इसको टाइट करो, थोड़ा सा नेट मीटर का रेट जो है वो गवर्नमेंट के हक में करो, इनको इतने पैसे ना मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब फिर सोचे नहीं कि नहीं 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 सोलर को इनकरेज करो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये होना नहीं चाहिए। तो आपकी बात पे वज़न है। अब चाहिए ये SIFC जो इस बात की हो रही है ना, मैं ये समझता हूँ कि SIFC का सारा जो रुख था ना उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ गई है। अब वाई डजंट द SIFC सिट डाउन विद द प्लानिंग कमीशन एंड द गवर्नमेंट कि जी अगले 4 साल जो रह गए हैं कि एक 4 ईयर प्लान ही बना लें कि ये 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, एक जिसे 4 साल का बजट कहते हैं, अब वो बना लें ताकि जो चीज़ें करने वाली हैं वो होती रहें और जो नहीं करने वाली ये ऊपर नीचे स्टॉप गो ये सारा कुछ बंद हो जाए। आई थिंक SIFC शुड फोकस ऑन ए 4 ईयर प्लान एंड एज आई सेड इसमें PIDE, प्लानिंग कमीशन, स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पॉलिटिशियन सबको बैठा के एक 4 ईयर प्लान बना लें। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग और फिर पता भी लग जाएगा सबको कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, फिर शायद कोई पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल ऑफ ग्रोथ हो जाए। मुफ्त बेशकीमत मशवरे हैं ये इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए। उमैर, इसके लिए आपका शुक्रिया। सलीम नौशहरा से, सुहेब इंग्लैंड से, मोहम्मद अयाज बहरीन से, इसके अलावा भी बहुत से नाम आने वाले प्रोग्राम्स में इनको ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन साइन ऑफ करने से पहले मैं बता दूं कि आज हमने प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया विजिट ज़रूर डिस्कस करना था, क्योंकि इसराइली प्राइम मिनिस्टर तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना आ सके, तो फिर पुतिन ने कैसे सिक्योरिटी रिस्क के होते हुए भी वहाँ का विजिट किया, सिग्नलिंग किसको की। इसके अलावा जो न्यू अमेरिकन पॉलिसी है दुनिया के हवाले से, उसके बाद दुनिया किस रुख पर चलेगी, सेठी साहब की ऐनक से उनका तज्जिया आपके सामने रखेंगे। कल आपके जहन में कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू।